हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोगों की जो यूनिट चल रही थी, यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी, जिसका नाम था एल्डिहाइड और कीटोन। और ये इस यूनिट का कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर है। देखो, जो स्टूडेंट इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये लेक्चर 4 है, इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट देखना, लेक्चर सेकंड देखना, लेक्चर थर्ड देखना, उसके बाद इस लेक्चर फोर्थ पर आना। आगे नहीं बात समझ में? और मैं एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने अब तक कितने टॉपिक इस यूनिट के अंदर पढ़ रखे हैं, जिससे पता तो चल जाए। देखो, एक चीज मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब आप यूनिट पढ़ते चलो ना, तो उन टॉपिकों को देखते चलो जो लास्ट में रिवीजन में आपको आसानी रहे, जैसे कि आपको पता लग जाए। जैसे कि मैं बता देता हूं हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी। एल्डिहाइड और कीटोन की हमारी कौन सी यूनिट थी? यूनिट नंबर 3 थी, जिसमें हमने शुरुआत में टॉपिक लिया था सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। उसमें रिएक्शन और थोड़ा बहुत उसके बेसिक के बारे में बताया था कि भाई कि इनको एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने अगला टॉपिक किसका लिया था? नामकरण का, मतलब किसका लिया था? नोमेनक्लेचर का। उसके बाद नोमेनक्लेचर जैसे ही समाप्त हुआ, तो फिर उसके बाद हमने हेडिंग डलवाई थी कार्बोनाइल समूह की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद कार्बोनाइल समूह की हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कार्बोनाइल समूह की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। चलो ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग डलवाई थी एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां। अरे भैया, उसका टॉपिक चल रहा है तो पता तो होना चाहिए कि किन किन मेथडों से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो मैंने 5 मेथड, आज की मेथड को बिल्कुल स्पेशल लेक्चर इसके लिए लेके आया हूं। अभी बताऊंगा क्या मतलब इस चीज का, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन के 5 मेथड है, 5 मेथड है। तो शुरू का पहला मेथड मैंने क्या बनवाया था कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से आप एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कर सकते हो। दूसरा मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि भाई एल्किल साइनाइड अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा आप एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो, जिनमें हमने कौन सी अभिक्रिया बोली थी? रोजन-मुंड अभिक्रिया। और मैंने ये बात बोली थी कि रोजन-मुंड अभिक्रिया से केवल और केवल आप एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं, कीटोन का निर्माण आप इससे नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी मेथड थी हमारी एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा, जिसको हमने स्टीफेन अभिक्रिया बोले। ये भी स्टीफेन अभिक्रिया भी रोजन-मुंड अभिक्रिया की तरह है, ये भी केवल और केवल किसका निर्माण करती है? एल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है ना। चौथी अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब जो पांचवी मेथड है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए पांचवी मेथड को तो मेरे साथ अभी के अभी ऐसा फिट कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप इसको भूल ही नहीं रहे। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे ही ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट करवाऊंगा, मैं रिएक्शन कंप्लीट करवाने मेरे साथ साथ आपकी रिएक्शन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिएक्शन थोड़ी लंबी है, लेकिन आप जब जैसे मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा ना इस रिएक्शन को, तो लास्ट में आप बोलोगे सर याद हो गई, वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो मैं चीज लिखूं ना, उनको बहुत बारीकी से देखना आप लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड और ट्रिक में लूंगा, जिससे कि आपकी वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। हेडिंग वही चल रही है, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की विधि। और 5वें नंबर की मेथड है जिसका नाम है डाइथाइएंसे। भैया, पांचों रिएक्शनों में, पांचों बनाने की विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं फिर बता देता हूं, एग्जाम में 2-3 बार आ चुकी है, इसलिए पांचों मेथडों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डाइथाइएंसे। और ये आज के लेक्चर में अभी आपको क्लियर करनी है। जैसे ही आप लेक्चर को कंप्लीट कर दोगे, आपके सबके मुंह से ये आवाज आनी चाहिए कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिएक्शन हम लोगों को याद हो गई। याद कैसे करवाते हैं वो मेरा काम है, अभी तो आप बस लेक्चर पर फोकस करना है, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूं। आगे बात सुनिए, एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की कौन सी मेथड है? 5। पहली कौन सी थी? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। दूसरी कौन सी थी? अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, रोजन-मुंड अभिक्रिया। तीसरी एल्किल साइनाइडों के अपचयन से स्टीफेन अभिक्रिया। चौथी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा। 5वीं डाइथाइएंसे। अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझते चलो। देखो सुनो मेरी बात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको पता फाइनल प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कौन मिलेगा? कीटोन। चलो देख लेते हैं, स्टेपों से पता लग जाएगा कि किसका क्या स्टेप बनेगा और क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। चलो करते हैं अपनी शुरुआत। तो देखो ध्यान से समझना। देखो भैया, मैं यहां पर ले लिया मैंने RCHO, यहां पर ले लिया मैंने RCHO, ठीक है ना। मैंने यहां पर क्या ले लिया? RCHO। और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं? देखो CH2, ध्यान से समझते चलना। CH2 और ये हो गया आपका SH और ये हो गया आपका SH। अब देखो, पहले मैं नोमेनक्लेचर कर, देखो साथ के साथ ही सिलटाते चलते स्टेप को। पहले मैं नोमेनक्लेचर कर लेता हूं। तो देखो, ये कौन है? एल्डिहाइड, तो इसका IUPAC नाम होता है, मैं कॉमन सिस्टम में लिख देता हूं पहले, एल्किल एल्डिहाइड।
एक तो एल्किल एल्डिहाइड हो गया, आईयूपीएसी नाम में बोलते हैं इसको एल्केनेल, एल, इसको क्या बोलते हैं एल्केनेल, ठीक है ना। आगे नहीं बात समझ में, एल्केनेल हो गया। चलो ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं। तो आपको पता है ये एसएच फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है थायोल। तो देखो सुनो मेरी बात, इसको नंबरिंग कर नहीं सकता क्योंकि एसएच के इस फॉर्मूले में देखो कार्बन प्रेजेंट नहीं हो। मैंने क्या बात बोल रखी है कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होता है हम नंबरिंग उसकी करते हैं। इसका मतलब मैं इसको नंबरिंग कर नहीं सकता क्योंकि कार्बन नहीं है यार इसके पास में। इसका मतलब पास वाले से कर दूं, हाँ, क्योंकि पास वाले के पास तो कार्बन है। तो देखो 1 2 और ये हो गया आपका 3 को क्या बोलती है प्रोपेन। अच्छा, ये एसएच कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 और 3 पर। कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 और 3 पर। तो मैं ऐसा लिख दूं, देखो प्रोपेन लिख दिया प्रोपेन। अरे 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हो यार, प्रोपेन। अच्छा, किस पर प्रेजेंट है, 1 और 3 पे। तो मैं लिख दूं प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। हो गया ना, 1 2 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन। 1 और 3 पर कौन जुड़ा आपका एसएच और उसका अनुलग्न क्या होता है थायोल। तो हो गया इसका नाम यार प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। तो यहां तक तो हमारी स्टोरी पहुंच चुकी है। अब समझते चलो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों की क्लास। तो देखो भैया, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, प्रोपेन से करवा रहा हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका क्वेश्चन ये होगा कि एक बात बताओ सर, आप एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि करवा रहे हो हम लोगों के लिए और आपने शुरू में से ही एल्डिहाइड ले लिया, ये कैसे है। अरे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं इससे करवाता हूं प्रोपेन 1,3 डाइथाइल से, तो हमें किसका निर्माण होता है, कीटोन का। इसका मतलब एक बात आप लोग क्लियर कर लेना कि मैंने शुरू में ही एल्डिहाइड लिया है और मेथड क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन तो हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ले क्या रहे हैं एल्डिहाइड, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, कीटोन का। मेरी बात अभी से क्लियर कर लेना, हमने लिया क्या है एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन में इससे करवा रहा हूं तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, कीटोन। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, आगे ने बात समझ में, लिया क्या है एल्डिहाइड और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन मिलेगा, कीटोन मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें डालते चलते हैं रिएजेंट किससे क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। एरो की स्टेप है बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल बहुत क्लियरिटी से हो जाएगी। आप लोग मेरे साथ ही बोलते हो सर हो गई रिएक्शन यार, ठीक है ना। तो आ जाओ मतलब पे। अब देखो सुनो मेरी बात, इसमें मैंने डाल दिया H+, मतलब इस रिएक्शन में मैं थोड़ा बहुत अम्ल डाल दिया। देखो प्रैक्टिकल बेस में समझना आप रिएक्शन को, ये समझना इस तरीका से समझना कि हाँ यार इसको हम प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल में कर रहे हैं इस रिएक्शन को। देखो लैब के अंदर कर रहे हैं, आप ये समझ लो भाई, आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, एल्डिहाइड ले लिया, उसमें आपने इसको डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में डाल दिया आपने, एसिड की प्रेजेंस में डाल दिया, एसिड की प्रेजेंस में डाल दिया। तो आप ध्यान से समझो, मुझे एक बात बताओ यार आप लोग, देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, दिख रहा ना, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करके किसका मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देगा, वाटर का। तो मैं यहां पर लिख दूं -H2O। भैया जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आई वो एक बार फिर देख लेना। देखो यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन ये जाएगा और जो ये एल्डिहाइड है ना इसका जाएगा आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। और भैया इस वाले स्टेप को इससे जोड़ दो। कैसे जोड़ता हूं देखते चलो स्टेप। तो देखो इसको लिख देता हूं, देखो वो लिख दिया मैंने CH2, ध्यान से समझते चलना, बहुत अच्छी और लास्ट में ऐसी फिट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये लिख दिया CH2 लिख दिया। अब देखो यहां पर लिख दिया मैंने S, अरे भाई यहां से हाइड्रोजन निकल चुका ना तो S लिख दूं, इधर भी मैंने क्या लिख दिया S, ये लो, ठीक है ना। लेकिन सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट नहीं, क्योंकि सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 2 बनाएगा। अब देखो सुनो, ये काम यहाँ का इसका काम खत्म होगा तो हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन यहाँ पर है ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, एक तो कार्बन प्रेजेंट है, R है और H है। तो देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने कार्बन और यहाँ पर इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने R और यहाँ पर लिख दिया मैंने H। हो गई ना कार्बन की 4 वैलेंसी। अरे भैया ये कार्बन रहा आपकी 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4, कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है। और आपको पता सल्फर अपनी 2 वैलेंसी कर रहा है, एल्किल ग्रुप अपनी 1 वैलेंसी कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपनी 1 वैलेंसी कर रहा है। मतलब अपनी बात बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ध्यान से समझना, क्या यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अरे यार कुछ भी नहीं लिया, देखो ध्यान से समझो, मैंने यहां से एल्डिहाइड ले लिया एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन मैंने प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से करवा दी, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से करवा दी। अब सुनो मेरी बात, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से करवाई तो देखो इसको ऑक्सीजन ले लिया मैंने, इसका हाइड्रोजन ले लिया, इसका हाइड्रोजन, इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। और प्रैक्टिकल बेस में लूं, मैंने ये कार्बन यहां से लिया और यहां पर जोड़ दिया। देखो
इसको मैंने यहां से उठाया, यहां से उठाकर मैंने यहां पर रख दिया। यहां पर रखते ये कार्बन एक वैलेंसी तो इसके साथ कर लेगा, एक वैलेंसी इसके साथ कर लेगा 2, और एक वैलेंसी वो हाइड्रोजन से पहले से कर ही रहा है, और एक वैलेंसी किससे कर रहा है, एल्किल ग्रुप से। इसका मतलब कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी कर गया, 4 वैलेंसी कर ली कार्बन है। भैया किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मैं मानता हूं कि ये स्टेप से ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए। एसिड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन को करवाते हो तो ये प्रोडक्ट मिलता है आपको, ठीक है। आगे की बात सुनिए, पहला स्टेप आ गया समझ में। अब देखो नीचे खींचता चलता हूं मैं रिएक्शन को, ध्यान से समझते चलना। देखो ये लो, अब बात करता हूं मैं इसकी, ये हो गया। अब जो ये बना है ना, इसमें मैं डाल देता हूं C4H9Li। देखो इसमें मैं प्लस का मतलब होता है ऐड कर दिया C4H9Li। ये लो भैया ध्यान से समझना, इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिला है इसमें मैंने डाल दिया C4H9Li। ये प्लस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम ऐड करते हैं, और जो माइनस लिखते हैं उसका मतलब होता है कोई चीज हमारी बाहर निकल जाती है। देखो जो स्टूडेंट इन चीजों को नहीं जानते ना, मैं बता देता हूं। जब एरो पे प्लस लिखा मिलता है ना तो समझ जाना इस चीज को हम इसमें डाल रहे हैं, और जब माइनस लिखा मिलता है ना इसका मतलब होता है वो बाहर निकल गई। जैसे कि मैंने यहाँ पर H2 के लिए क्या लिखा, माइनस लिखा है, इसका मतलब H2 यहां से बाहर निकल गया। और इस प्लस का मतलब ये कि मैं इसमें कोई चीज ऐड कर रहा हूं, मतलब C4H9 को किसके अंदर डाल रहा हूं, इसके अंदर डाल रहा हूं। चलो ठीक है, आप समझते चलो। यार मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बेसिक में बता दी थी कि किसी भी रिएक्शन का पैटर्न ये होता है, ज्यादातर रिएक्शनों में आयनिक टाइप की रिएक्शन होती है अपनी। आयनिक टाइप का मतलब हुआ कि प्लस माइनस में तोड़ो और एक दूसरे से जोड़ दो। तो चलो देख लेते हैं प्लस माइनस में कैसे तोड़ो और कैसे जोड़े। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले इसको प्लस माइनस में तोड़ लेते हैं। तो एक बात बताओ यार, यहाँ पर कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। कार्बन से कौन जुड़ा, हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ यार, कार्बन की ज्यादा विद्युत ऋणता होती है हाइड्रोजन की, मतलब कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की। तो आप लोगों को पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बॉन्ड उसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसा कर दूं कि ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, कार्बन की तरफ, ठीक है ना, हो गए ना यार, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए बॉन्ड। अब आप लोगों को पता है कि जिसकी तरफ बॉन्ड शिफ्ट होते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा बंद होता है, सहसंयोजक बंद, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, इस कार्बन ने। इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस कार्बन पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पर H+ फॉर्म हो गया। अरे सही है भाई, जिसकी जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेता है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को देता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। मतलब माइनस वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और प्लस वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। चलो ठीक है, ये बात समझ में। तो ये प्लस माइनस में तोड़ लिया ना, ये मैं शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यार फिर इसको प्लस माइनस में तोड़ लो। तो मुझे एक बात बताओ यार, इसको प्लस माइनस में तोड़ू मैं, तो आप लोगों को पता वो तो वैसे ही टूट रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि यहाँ पर लिथियम है और लिथियम मेटल होती है, और हम जानते हैं मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। इसका मतलब लिथियम कभी Li माइनस सुना है क्या आप लोगों ने? लिथियम हमेशा क्षार धातु होती है, और क्षार धातु होने की वजह से उस पर प्लस चार्ज होता है, Li प्लस होता है। Li माइनस सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है तो उसको प्लस कर दो। तो कॉमन सी बात है, अगर लिथियम पर प्लस आ रहा है तो सामने वाले पर कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों के लिए कि एक जगह पर 2 प्लस नहीं रह सकते और एक जगह पे 2 माइनस नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोग पता है केमिस्ट्री में समान चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे प्लस माइनस और माइनस प्लस, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब वो अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये बात तो हम समझ में आ गई। तो तोड़ लो भैया प्लस माइनस में। देखो भैया आपके कहने से मैं तोड़ लेता हूं। इस लिथियम पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो मेटल है, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई? आप समझ गए होंगे स्टेप को। क्या करने वाला हूं, अरे भैया मैं ये करने वाला हूं कि प्लस को तो मैं किससे जोड़ दूं, माइनस से, और माइनस को मैं किससे जोड़ दूं, प्लस से। तो जोड़ दो यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो देखो C4H9 को तो मैं किससे जोड़ दूं, हाइड्रोजन से। सही है, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और लिथियम पर कौन सा चार्ज है, प्लस। तो लिथियम को तो मैं किससे जोड़ दूं, कार्बन से, और C4H9 को मैं किससे जोड़ दूं, हाइड्रोजन से। तो गौर से देखो, मुझे एक बात बताओ, C4H9, और जब इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो ये होता है ना C4H10, और C4H10 किसका फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो मैं ऐसे लिख दूं माइनस C4H10। इसका मतलब समझे भैया आप लोग कि C4H10 यहां से बाहर निकल चुका है। देखो यहां पर तो ये ऐड करवाया था, लेकिन ये C4H9 में जैसे ही हमने हाइड्रोजन जोड़ा तो C4H10 हो गया, और H10 होने की वजह से वो बाहर निकल गया। और ये लिथियम को मैं किससे जोड़ दूं, कार्बन से। तो देखो आप लोगों की ये कंडीशन बनेगी। मेरे साथ साथ देखते चलना पूरी स्टेप को। ये लो भैया, पहले मैं इनको लिख देता हूं। ये लो, ये लिख दिया आपका CH2, ये भी लिख दिया आपका CH2, ये लिख दिया आपका CH2, लिख दिया ना, ये लिख दिया आपका सल्फर, और ये लिख दिया आपका सल्फर। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है आपको सल्फर। अब सुनो मेरी बात,
ये रहा आपका कार्बन और ये रहा आपका कार्बन। अच्छा, कार्बन पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव और लिथियम पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहा ये और लिथियम पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, मैंने जोड़ दिया। अच्छा, और इससे कौन जुड़े हुए हैं, और इससे जुड़ा है एल्किल ग्रुप मतलब R, और कार्बन चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। एक तो वो किसके साथ कर रहा है, लिथियम के साथ, और 3 एक इस सल्फर इधर कर रहा है, एक इधर और एक इधर, मतलब कार्बन अपनी कंप्लीट वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो अब बात समझ में आ गई। अब स्टेप कितने हो गए, 2। पहले स्टेप पर हमने क्या लिया था, अम्ल लिया था। दूसरे स्टेप में हमने लिया था C4H9Li, ठीक है ना, C4H9Li। अब सुनो मेरी बात, चौथा जो अगला वाला स्टेप आने वाला है ना एरो का, उसमें हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको ये एरोन का पता लग जाएगा, लास्ट में मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। एरोन का अगर हमें पता लग गया तो रिएक्शन तो वैसे ही आसानी से हो जाएगी। मैं फिर बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको अभी क्लियर करनी है। ये कैसे करनी है देखते चलो, ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं यार, मैंने इसमें डाल दिया प्लस RCH2X, ये लो भैया। अब इसके अंदर मैंने RCH2X डाल दिया, तो यार R यहां पर 2 हो गई, एक R तो यहां पर और एक R अभी जुड़ने जाएगा। तो एक काम करें, इस R में और इस R में डिफरेंस करने के लिए कि भाई दोनों का पता लग जाएगा कौन सा R कौन सा है, तो मैं एक काम करता हूं यार, इस पर डैश कर देता हूं। अरे डैश से ये पता लग जाएगा कि ये R तो पहले से प्रेजेंट था और ये R हमने बाद में इंटर करवाया है, ठीक है ना। तो फिर वही कॉन्सेप्ट वही है हमारा, प्लस माइनस में तोड़ो, एक दूसरे से जोड़ दो। रिएक्शन करने का सबसे सीधा तरीका है, ये उल्टा सीधा रट्टा फट्टा मत मारना चालू कर देना आप लोग। प्लस माइनस में तोड़ो और एक दूसरे से जोड़ दो, तो तोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। वो तो पहले से प्लस माइनस में, ये कौन सा चार्ज है माइनस और इसके पास कौन सा चार्ज है प्लस, को उसकी लिथियम कौन होती है मेटल। चलो ठीक है, इसको भी प्लस माइनस में तोड़ लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पर ये कार्बन किससे जुड़ा है, हेलोजन से, और हम जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो मैं ऐसा बोल दूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन ले लेगा, हेलोजन, तो हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो उस पर तो माइनस चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए उस पर कौन सा चार्ज, प्लस। तो एक काम करते हैं यार, इस पर लिख देता हूं मैं पॉजिटिव और इस पर लिख देता हूं मैं नेगेटिव। अरे भैया किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हेलोजन पे तो यार माइनस चार्ज ही होता है भाई। FCl Br और I 4 मेंबर होते हैं हेलोजन फैमिली के। हेलोजन फैमिली को किससे शो करते हैं, X से, जिसमें उसके कितने मेंबर आते हैं, 4, FCl Br और I, ठीक है ना। और ज्यादातर सब पे माइनस चार्ज होता है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब देखो सुनो, वही प्लस माइनस में तोड़े एक दूसरे से जोड़ दें। तो देखो इसको मैं किससे जोड़ दूं, इसको तो मैं किससे जोड़ दूं, कार्बन से, क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। चलो ठीक है। और आपको पता है लिथियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और हेलोजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो मैं माइनस LiX लिख दूं, माइनस का मतलब निकल गया बाहर। तो देखो भैया माइनस LiX बाहर निकल गया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। और एक काम करता हूं, इस वाले ग्रुप को यहां से इसके पास जोड़ देता हूं। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग खेल होता चलेगा। अब तो देखो, अब मैंने इसमें लिख दिया, यार आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहां तक तो दिखाई दे रहा है। तो देखो मैंने लिख दिया यहां पर CH2 CH2 और यहां पर लिख दिया मैंने S, और यहां पर भी लिख दिया मैंने S। ये लो, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका R, और भैया यहां पर लिख दिया मैंने CH2R डैश, CH2R डैश कैसे भी कर लो। ये हो गई आपकी केमिस्ट्री, ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, CH2R डैश। खुश हो गई ना बात समझ में, अब बात समझ में आ गई। अब देखो समझना ध्यान से, क्या मुझे एक बात बताओ यार, समझना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप था वो किससे जोड़ दिया, इससे, और ये वाला ग्रुप किससे जोड़ दिया, इससे। कोई प्रॉब्लम, माइनस LiX आपका बाहर निकल गया, कंडीशन ये बन गई। लेकिन अब तक हम लोगों को कीटोन नहीं मिला, तो क्या करें यार। तो मैंने आपको बता दी यार कि जब ऐसी कंडीशन सिचुएशन है तो उसमें जल डाल दो, वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जला बटन करवा दो, तो करवा देते हैं जला बटन, इधर देखो। और यही आपका फाइनल स्टेप होगा, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्ट कीटोन आ जाएगा। कि समझने वाले तो समझ गए होंगे कि क्या करने वाले, नहीं समझे वो आप समझ जाओ। तो देखो पहले तो मैं देखता हूं जगह मिल रही है क्या मुझे, एक काम करता हूं इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, थोड़ी आसानी हो जाएगी ऊपर लिखने में। तो इस बार ये बार से जो अगला स्टेप आएगा उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो इस वाले को मैं थोड़ा मिटा देता हूं, और इस वाले स्टेप को मैं इधर की तरफ लिख देता हूं। ये लो, यहां पे लिख देता हूं। अरे भैया सही है ना, इस वाले स्टेप को मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब ये फाइनल स्टेप में मैंने क्या करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया, HOH, मतलब क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा दिया,
हाइड्रोलाइसिस, इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जल अपघटन। अब मुझे एक बात बताओ, समझना ध्यान से यार, एक काम करते हैं, वाटर के पास दो हाइड्रोजन होते हैं और एक कौन होती है, ऑक्सीजन। तो एक काम करते हैं, इस वाटर के ऑक्सीजन को उठा लूंगा यहां से, ये वाटर का ऑक्सीजन मैंने यहां से उठाया, ले आया, और ये मैंने पकड़ा दिया इस कार्बन को। कार्बन को मिलते ही आप लोगों को पता है उसका फॉर्मूला कीटोन का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, R, वहां से ऑक्सीजन लेकर कार्बन को पकड़ा दिया, R CO CH2 R डैश, और ये फॉर्मूला किसको होता है, कीटोन का, क्योंकि उसमें CO ग्रुप आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन वो दो हाइड्रोजन वो कहां पर गए। अरे भैया, वो जो दो हाइड्रोजन थे ना, वो मैंने सल्फर को पकड़ा दिए। देखो, एक हाइड्रोजन मैंने, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 है यहाँ पर, तो सल्फर की 2 वैलेंसी, तो भाई उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो सल्फर की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो सल्फर कितने कर रहा है, 2, लेकिन बॉन्ड टूटते सल्फर की एक वैलेंसी हो जाएगी और इनकम्प्लीट हम छोड़ नहीं सकते। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाते हैं, इस सल्फर को दे देते हैं, और यहां से एक हाइड्रोजन उठाते हैं, इस सल्फर को दे देते हैं, तो ये भी वैलेंसी सेट हो गई और नीचे वाली वैलेंसी भी सेट हो गई। जिनके समझ में नहीं आई एक बार फिर बता देता हूं भैया, ये ऑक्सीजन मैंने यहां से उठाया और किसको पकड़ा दिया, कार्बन को पकड़ा दिया, और ये हाइड्रोजन मैंने लिया, इसको दे दिया, और ये हाइड्रोजन मैंने लिया, इसको दे दिया। बात आप लोगों के समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो मैं लिख दूं फाइनल प्रोडक्ट। और अब देखो अभी रिएक्शन को कैसे याद करवाता हूं, देखो ये हो गया भैया RCO CH2 R डैश, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है वो निकला है CH2 और ये हो गया SH और ये हो गया SH। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये कौन हो गया, कीटोन। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या मिला है, कीटोन मिल गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। और गौर से एक चीज देखो, देखो भैया, हमने क्या लिया था, ये लिया था, अरे शुरू में ये लिया था, ये आपका लिया था प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, लास्ट में देखो वो आपका प्रोपेन 1,3 डाइथायोल बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड से हम एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लो भैया, यहाँ पर इसकी रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से जब हम करवाते हैं तो देखो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में, और ये जो लिया था ना वो फाइनल प्रोडक्ट में ये रहा आपको बाहर निकल कर, मतलब लास्ट में वो निकल कर आपको मिल गया वापस से। तो एक बार फिर सुन लो, ये कौन है, एल्डिहाइड, ये आपने लिया था, मतलब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन इससे करवाई थी, तो ये तो किसमें लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, लेकिन ये वापस आपको मिल गया वो आपका ये रहा। आगे नहीं बात समझ में। अब बोलेंगे सर ये स्टेप, ये रिएक्शन तो बहुत सारे स्टेप में हो गई, हमें याद कैसे करें सर, सीधा सा तरीका बताओ हमें। तो देखो भैया, अब जितना भी फोकस है पूरा मेरे ऊपर कर देना। अब तक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया, समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गए ना कौन सा कैसे है, प्लस माइनस, अरे कुछ नहीं है यार, प्लस माइनस से तोड़ दो जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना प्रॉब्लम। अब बात यह है कि सर समझ में तो अच्छे से आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर इसको याद और करवा दो जिससे कि अभी याद हो जाए हम लोगों की। तो सुन लो भैया ध्यान से, देखो पूरा फोकस मेरे ऊपर कर देना। एक बात बताओ यार, अपने 5वें नंबर की मेथड है, शुरू से लेते हैं 5वें नंबर की मेथड एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि में थी, वो थी अपनी कौन सी थी, अपनी डाइथायन से। कौन सी थी, डाइथायन से, ठीक है ना। डाइथायन का मतलब SH ग्रुप हमने 2 ले रखे, देखो 2 SH ग्रुप डाइथायन से। चलो ठीक है, आप सुनो मेरी बात, आप लोग एक काम करोगे, डाइथाइन के अंदर क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, कीटोन के अंदर, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मूला बना लेना, RCHO, R का मतलब एल्किल ग्रुप और CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का, RCHO बना लिया, और फिर लिख देना प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, मतलब CH2 SH कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आप एरो बना देना और एरो पे लिख देना ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, H प्लस, मतलब अम्ल की, H प्लस का मतलब होता है अम्ल, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, H प्लस की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, हो जा देखते चलो, H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन गया, इसका हाइड्रोजन गया और इसका हाइड्रोजन H2 बाहर निकल गया, मतलब पहले स्टेप में ये होगा कि रिएक्शन आपकी H प्लस की प्रेजेंस में होगी और H2 आपका बाहर निकल गया। एरो पहला ध्यान आ गया कि पहला एरो क्या था यार, हमारा H प्लस था, ठीक है, याद हो गया। दूसरा एरो था आपका, वो था C4H9Li, तो प्लस माइनस में तोड़ लेना। और देखो एरो का अगर हमें पता है तो उसके बाद तो कॉन्सेप्ट चलता जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको प्लस माइनस से लग जाएगा कॉन्सेप्ट। भाई एरो अगर ध्यान में और कॉन्सेप्ट चला तो तुरंत ही आपको लग जाएगा पता कि यार प्लस माइनस में तोड़ना और एक दूसरे से जोड़ना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो पहले एरो क्या था आपका H प्लस, दूसरा एरो था C4H9Li और तीसरा एरो था आपका RCH2X और चौथा एरो था वो था आपका हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, जो मैंने ऊपर लिखा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर सुन लो भैया, एरो पता होना चाहिए,
पहले एरो पे हमने क्या लिखा था H+, दूसरे एरो पे हमने लिखा था C4H9Li, तीसरे एरो पे लिखा था हमने RCH2X, और चौथे एरो पे हमने लिखा था जल अपघटन H2। हो गई रिएक्शन यार, और बाकी का आपने समझ तो लिया कॉन्सेप्ट काम करेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? अरे भैया प्लस माइनस में तोड़ो और एक दूसरे से जोड़ दो यार, किस पर प्लस आता है किस पर माइनस आता है अच्छी तरीका से जानते हो। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, आपको एरो पता और रिएक्शन का पता नहीं है, तो इसको करवाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? आप लोग ये नहीं जानते क्या कि भाई हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है ज्यादा, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव। एरो का आपको पता ही है क्या, C4H9Li, तो आपको लिथियम तो धातु होती है, मेटल होती है, और मेटल पर तो हमेशा कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो लिथियम पर प्लस लिख दो और उस पर माइनस लिख दो और एक दूसरे से जोड़ दो यार। ये किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, सॉरी ये किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। अगले वाले स्टेप को ले आना, उसमें भी RCH2X है, आपको हैलोजन फैमिली पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, और इस पे कौन सा होगा पॉजिटिव। अपोजिट करके यहाँ पर जो दो लास्ट में जल अपघटन, क्योंकि जब जल अपघटन करवाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यार ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और हम इसको कैसे एडजस्ट करके हमें कीटोन मिल जाए। तो एक बात होता है ये कंडीशन है आपकी, और आपका ये कंडीशन है इसका जल अपघटन करवा। आपको ये स्टेप को अभी थोड़ा साइड में कर दो कि अभी हमें नहीं किया है, और आपको इस स्टेप के बाद पता है कि फाइनल स्टेप है और हमें कीटोन बनाना है, तो यार तुरंत इस सिचुएशन पता लग जाएगी कि यार मैं कीटोन कैसे बनाऊं। तो तुम्हें पता लगेगा कि एक काम करते हैं, ऑक्सीजन इसको पकड़ाती ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको पता फिर आपको पता लगे यार सल्फर तो मतलब इनकम्प्लीट रहा, तो क्या करें? तो फिर आपके दिमाग में आके एक काम करते हैं यार, एक हाइड्रोजन इस सल्फर को दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इस सल्फर को। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन सल्फर को मिले पूरी वैलेंसी सेट हो गई, बन गया कीटोन यार। ऐसे होती है रिएक्शन यार। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर बता देता हूं एरो को। पहला एरो H+, दूसरा एरो C4H9Li, तीसरा एरो RCH2X, और चौथा एरो यार आपका होता है जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। हो गई रिएक्शन यार। एग्जाम आए तो कर देना, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है? नोमेनक्लेचर कर ही दिया। देखो इनकी नोमेनक्लेचर करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी नोमेनक्लेचर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो मेन नोमेनक्लेचर है वो होगा आपका ये शुरू वाले और वो आपके लास्ट वाले। इसका नाम तो वो होगा प्रोपेनमेंथ्री डाइथाइल, और ये मैंने लिख ही दिया कीटोन, वो मैंने लिख दिया आइडिया। इनके अगर आपसे नोमेनक्लेचर नहीं होते बिल्कुल मत करो आप तो इनके नोमेनक्लेचर कर देना, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका नोमेनक्लेचर कर देना। मतलब आप रिएक्टेंट का नोमेनक्लेचर कर देना और आप प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर कर देना। बीच में जो स्टेप आ रहे हैं आपसे हो जाए तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा। आगे नहीं मेरे बात में चलो, ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुनो एक बार फिर अपने टॉपिक को रिपीट कर देता हूं। अब तक की आज की क्लास मैंने पहले ही बोल दी कि आज की क्लास में पूरी इसकी लेकर आऊंगा 5वें नंबर की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब देखो जो एग्जाम के बेस पे चीज है भाई वो चीज क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल लेक्चर रख दिया कि आज के लेक्चर में मुझे 1,3 डाइथाइन ही याद करवानी है। अब ये 1,3 डाइथाइन आपको याद हो गई, डाइथाइन याद होते ही अगर एग्जाम में चीज आती है आप आसानी से कर रहे हो। तो देखो जो चीज हमसे पूछी जाती है उसमें मिस्टेक नहीं, आराम से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्लो बहुत अच्छी तरीका से आपकी ऑर्गेनिक करवा दूंगा, बहुत अच्छी तरीका से आपकी इनऑर्गेनिक करवा दूंगा, बहुत अच्छी तरीका से आपकी फिजिकल करवा दूंगा। आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़े हैं वो अच्छी तरीका से एक एक चीज को जानते हैं। सबसे टॉप रिजल्ट रहता है केमिस्ट्री का। और दूसरी बात जो नोट्सों की क्वालिटी आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जितने भी और काम करते हैं वहां जहां पर भी उनमें सबसे टॉप क्वालिटी के नोट्स अपने हैं, क्योंकि नोट्सों के अंदर मैं वही चीज लिखवाता हूं जो मैं बोल रहा हूं। एक तो ये होता है नोट्सों में बोल कुछ रही हो और लिखवा कुछ रहे नहीं, जो मैं आप लोगों से बोलता हूं ना वही मैं कॉपी में मेंशन करवाता हूं। और मैं किसी ऐसे नहीं कि खर्रा लिखवाने लगा, रामायण उल्टा सीधा लिखवाने लगा, नहीं, वही चीज मेंशन करवाते हैं जो हमारी काम की चीज है। इसलिए तो देखो नोट्स बहुत छोटे बनते हैं और इतने स्मार्ट नोट्स बनते हैं, बहुत बढ़िया नोट्स, ठीक है ना। इसलिए आप पढ़ते रहो और ये मेथड को याद कर लो। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू नहीं की है भैया पढ़ाई चालू कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप मेरे पे विश्वास करो, बहुत बढ़िया तरीका से करवा दूंगा इसको। और लास्ट में आप बोलोगे कि सर आप तो इसको टफ बता रहे हैं तो बहुत सीधी केमिस्ट्री है। अरे भैया सीधी केमिस्ट्री इसलिए क्या वो आप लोगों के समझ में आ गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, देखना उसको। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग देखो कि यार ये क्या हो रहा है, इसको कैसे करेंगे। और जब स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करवा दूंगा तो लास्ट में बोलोगे सर सबसे सीधी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लगी हमारी। क्यों? क्योंकि उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा, जहां से उसकी शुरुआत होती है कि भाई
भाई आखिरकार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, फिर एक एक स्टेप से बढ़ते जाएंगे। जिस दिन यूनिट क्लियर होगी आप खुद बोलोगे सर सबसे सिंपल यूनिट हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की लगी। आगे बात सुनिए, कोई सी भी यूनिट होगी, जो यूनिट होगी उसके बारे में ऐसे ही बोलोगे सर ये यूनिट तो बहुत सीधी थी, आप तो इसको टफ बता रहे थे। टफ नहीं बता रहा था, टफ इसलिए बता रहा था कि आप लोग देख लो पूरा का पूरा इतनी बड़ी, आप देखो जो स्टूडेंट नहीं जानते, अब इससे पहले जिन स्टूडेंट और वीडियो नहीं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन अब आप लोगों को समझने के बाद ये रिएक्शन आसानी हो गई। पूरे बोर्ड पर लिख दी, लेकिन आपको 2 सेकंड लगेंगे इसको लिखने में। 2 सेकंड मतलब 2 मिनट के अंदर लिख दोगे। कैसे? पहला स्टेप H+, दूसरा स्टेप C4H9, तीसरा स्टेप RCH2X और चौथा स्टेप हाइड्रोलाइसिस। हो गई रिएक्शन यार, बाकी का तो आपको पता, प्लस माइनस में तोड़ना है, एक दूसरे से जोड़ना है, ऐसे होती है रिएक्शन याद करने का तरीका। रट्टा मारना बिल्कुल बंद कर दो आप लोग, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट लेकर चलो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों से कोई जूनियर या आपको कभी पढ़ानी पड़ जाए तो सामने वाले के पास आप रीजन तो दे सको कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आगे नहीं बात समझ में, मैं बार बार में एक ही चीज बोल रहा हूँ, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चीज के बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस लाइन से आप जुड़ गए ना उस लाइन का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीका से हम लोगों के क्लियर होने चाहिए। आगे नहीं बात सही में। और जितने भी ये तो हो गई आपकी क्लास के बारे में। हाँ, अगले जो लेक्चर होगा वो अगले लेक्चर जो भी अपना मैंने बता दिया कौन सा लेक्चर है, अपना 4th लेक्चर है। 5 लेक्चर जिसका भी होगा वो आप लोगों के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो आप एक काम करना कि जितने भी आपके फ्रेंड है, देखो यार अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार वो सब्सक्राइब कर देना। देखो अगर आप अब भी नहीं किया तो आप ये गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आप लोगों की क्लास से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आप इतना तो कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी आपके फ्रेंड है उन सबके बीच में आप लिंक को शेयर कर देना, जिससे कि वो स्टूडेंट भी इस चीज का फायदा उठा सकें। आगे ना बस ये कहने की मुझे बार बार में जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ही उन लोगों के बीच में शेयर कर दिया करो कि भाई चलो ठीक है, अपने फ्रेंडों में ग्रुपों में शेयर कर दिया करो, जिससे वो स्टूडेंट भी इस चीज का फायदा उठा सके, ठीक है। वीडियो देख लिया, देखने के तुरंत फ्रेंडों में शेयर कर दो, बस उनका भी भला हो जाएगा। रिएक्शन याद हो गई 5 मिनट करती हुआ यार याद, कहाँ से पूछेगा, पूछ ले जहां से। हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते चले। क्या मैंने संकरा नहीं सिखाया? अरे भैया सिखा दिया। क्या मैंने नोमेनक्लेचर नहीं सिखाया? सिखा दिया। क्या मैंने 5 मेथड याद नहीं करवाई? करवा दी। 5 के नाम याद है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अम्ल क्लोराइड कपचैन द्वारा रोजेनमुंड अभिक्रिया, एल्गिल साइनाइडों से स्टीफेन अभिक्रिया, उसके बाद ग्रीनर अभिकर्मकों से डाइथायन से। यार हो गया काम खत्म। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? आराम से पढ़ाई करते रहो और पूरी पढ़ाई को बिल्कुल एंजॉय के साथ करते रहो। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू नहीं करी है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो अपनी पढ़ाई चालू कर दें और थोड़ा सीरियस हो जाओ, जिससे कि चीजें जल्दी कवर करना चालू करें। तीनों सब्जेक्टों को बराबर टाइम दो, क्योंकि आप लोग जानते हो पेपर में तीनों सब्जेक्ट बराबर नंबर की आती हैं। ऐसा तो नहीं कोई ज्यादा और कम की तो आती नहीं भाई। आपको तक केमिस्ट्री 150 की होती है, मैथ 150 की होती है और फिजिक्स 150 की होती है। जब तीनों पेपर बराबर के होते हैं तो फिर किसी को कम और किसी को ज्यादा क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आ गए, 2 में कम आ गए, तो बात तो वहीं पर आ पहुंची। जैसे सपोज करो आप मैथ और फिजिक्स की कोचिंग कर लेते हो, ठीक है ना, और केमिस्ट्री कोचिंग नहीं करते हो, तो मैथ फिजिक्स में अच्छे नंबर आ गए और केमिस्ट्री में अगर नंबर आपके कम हो गए तो क्या फायदा हुआ? बात तो वहीं पर आ पहुंची ना भाई। 2 ने आपकी बढ़ा दी तो 1 ने आपकी गिरा दी, गिर गए आप तो। या फिर उल्टा कर दो, माने केमिस्ट्री में अच्छे आ गए, मैथ और फिजिक्स में कम नंबर आ गए, तब भी बात वही निकली। 1 ने उठा दिए, 2 ने नीचे गिरा दिए। मतलब आप किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानना, आप तीनों सब्जेक्टों को बराबर मानना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि माना कि किसी सब्जेक्ट को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, और किसी को कम लग रहा है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि भाई केमिस्ट्री को याद करने में हमें कम टाइम लगता है, सर हम आपकी चीजों को जल्दी कवर कर लेते हैं और हम शायद आध 1 घंटे के अंदर आपकी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो जो ऊपर का टाइम है यार वो मैथ और फिजिक्स को दे दो। आगे नहीं बात समझे। या फिर केमिस्ट्री सही से नहीं हो रही है तो आप लोग एक काम करो, मैथ फिजिक्स से जो जल्दी क्लियर हो रही है वो इधर शिफ्ट कर दो। कहने का मतलब ये है कि जो चीज जल्दी हो रही है ना क्लियर, उसका टाइम उस सब्जेक्ट के लिए शिफ्ट कर दो जो आप लोगों से करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या टाइम ले रही है आप लोगों से, ठीक है ना। बात ऐसे भाई पढ़ाई ऐसे मैनेज होती है, जो चीज जल्दी क्लियर हो रही है उसका जो टाइम बचे उस सब्जेक्ट के लिए दो, जो आपसे मैनेज नहीं हो रहा है या आप लोगों को कम समझ में आती है। आगे नहीं बात समझे। केमिस्ट्री की तो बिल्कुल टेंशन मत करना, केमिस्ट्री का तो लेक्चर एक बार पढ़ाऊंगा और एक बार में फिर दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार जो वीडियो देख रहे हो वो बहुत सही तरीका से देख लेना, बाकी कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।